हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। मतलब हमें अपने कंप्यूटर की सुरक्षा कैसे करनी है और उनको अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब कोई जो जानकार नहीं है हमारा या जो जिस पर हमें विश्वास नहीं है, ऐसा पर्सन हमारे कंप्यूटर को एक्सेस ना कर सके। वो कोई भी हो सकता है, मतलब जो हमारा निजी नहीं है, बस उससे हमें अपने कंप्यूटर को किस तरह से बचाना है, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से, कि कंप्यूटर सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी की आवश्यकता मतलब कंप्यूटर को हमें क्यों सुरक्षित रखना है, क्या क्या हो जाएगा अगर हम कंप्यूटर को सुरक्षित नहीं रखते हैं। तो हम अपने कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर बहुत सारी जानकारी स्टोर करते हैं। यदि इस जानकारी में कोई भी डेटा खो जाता है या लीक हो जाता है और गलत हाथों में चला जाता है, तो यह लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब हम बहुत सी अपनी प्राइवेट चीजें, प्राइवेट इन द सेंस की हो गया, जैसे अपना मान लो अगर कोई बैंक अकाउंट की डिटेल है। कई बार क्या होता है, हम अपने पर्सनल पीसीज के ऊपर अपने ईमेल आईडीज को लॉग इन ही छोड़ देते हैं, उनके पासवर्ड्स लगाकर उनको लॉग आउट नहीं करते हैं। मतलब ये सिर्फ हम इसलिए नहीं करते हैं कि जब हम दोबारा उसको एक्सेस करें तो बार बार हमें उसको पासवर्ड ना लगाना पड़े, और क्योंकि ये मेरा खुद का लैपटॉप है या मेरा खुद का कंप्यूटर है, इसलिए मुझे इसके ऊपर पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा सोचकर हम उसको खुला ही छोड़ देते हैं। लेकिन असल में वो सुरक्षित नहीं है। मतलब अब नहीं पता चलता कई बार कि कौन इसको एक्सेस कर लेगा, कैसे इसको एक्सेस किया किसी ने। तो उस दौरान हो सकता है कि हमारा जीमेल का अकाउंट ओपन रह गया हो, तो उस वजह से मतलब हमारा मतलब अपने मेल अकाउंट से किसी कोई गलत मेल कर दी जाए किसी को। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि आपके अकाउंट से किसी और पर्सन ने किसी को गलत मेल कर दिया, तो आरोप तो आपके ऊपर लगेगा ना, इल्जाम तो आपके ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि अकाउंट आपका है और अकाउंट के अंदर पासवर्ड लगता है, तो इस पासवर्ड का मतलब यही है कि इसे आपके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। तो फिर जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसा मैंने नहीं किया या मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रहता फिर। तो हमें अपने कंप्यूटर को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाना है, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट करना है उसको। मतलब हम ये मानकर चलें कि यह मेरा है और मुझ तक ही सीमित है, बस मेरे अलावा इसको कोई एक्सेस ना कर सके। इसके लिए 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, जितना हो सके हम इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम अपने मोबाइल्स के ऊपर भी पासवर्ड्स लगाते हैं। पासवर्ड्स लगाने का मतलब यही है ना कि हम अब अगर हमारे मोबाइल पर पासवर्ड नहीं लगा हुआ है और हम टेबल पर उसको रखकर चले गए हैं और उस मोबाइल से किसी ने किसी को गलत कॉल कर दिया या गलत मैसेज कर दिया या गलत कोई किसी भी तरह की कोई चीज भेज दी, तब फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि मोबाइल आपका है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा ये हो सकता है कि सपोज जैसे हमारी बैंक की जो डिटेल्स होती हैं, वो डिटेल्स अक्सर हम अपने कंप्यूटर पर सेव रखते हैं। ठीक है, अब अगर हमने उसको ओपन छोड़ दिया या उस पर पासवर्ड्स नहीं लगाए हैं या कुछ भी, कैसे भी सिंपली उसको सेव करके उस पर रख दिया है, तब हम समझ सकते हैं कि हमारा क्या नुकसान हो सकता है। हमारे अकाउंट से पैसे चोरी हो सकते हैं या ट्रांसफर किए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर एग्जांपल भी यही लिखा हुआ है 4th लाइन में कि उदाहरण के लिए यदि किसी बैंक के कंप्यूटर में स्टोर जानकारी लीक हो जाती है ना,
अब देखो, एक तो हमारा सिंपल, मेरा जैसे हमारा खुद का अगर कंप्यूटर है तो उसके अंदर तो हो सकता है सिर्फ मेरे बैंक के अकाउंट की डिटेल ही सेव होगी। अब अगर किसी बैंक के कर्मचारी का जो कंप्यूटर है, जो बैंक में बैठा है, उसके कंप्यूटर में तो जितने भी लोग होते हैं बैंक के अंदर, जिन जिन के अकाउंट नंबर हैं, उन सभी की जानकारी सेव होगी उसके अंदर। अब अगर उसका पासवर्ड लीक हो जाए या कंप्यूटर गलत हाथों में पड़ जाए तो सोच सकते हैं हम कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ना। कि उन सभी के अकाउंट से जो है वो जो है फाइनेंशियली उनको अटैक कर सकता है, मान लो उनके पैसे चुरा सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखना ही चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्योरिटी ब्रेक के कारण के बारे में बताएं। सिक्योरिटी को कोई कैसे ब्रेक करता है? मतलब हम बोलते हैं कि हमने तो पासवर्ड लगा रखा था, लेकिन कोई कैसे इसको ओपन कर गया, तो कैसे किया होगा उसने, उसके बारे में अगर ये बताना चाहता है तो देखते हैं कि सिक्योरिटी ब्रेक कंप्यूटर में स्टोर जानकारी का लीक होना है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी सेव हुआ है वो लीक हुआ है। लीक हुआ, इसका मतलब क्या हुआ है कि सिक्योरिटी को ब्रेक किया गया है, हमारी सुरक्षा को तोड़ा गया है। ठीक है, व्यक्तिगत जानकारी दो तरीकों से लीक हो सकती है। मतलब आपके कंप्यूटर में जो जानकारी है उसको लीक करने के दो तरीके हैं। हम इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी देने में सावधान नहीं है। उदाहरण के लिए, हम अपने खाता विवरण को सुरक्षित असुरक्षित साइटों पर पासवर्ड साझा करते हैं। मतलब अब जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर, जैसे मान लो हम ई कॉमर्स यूज करते हैं। ई कॉमर्स का मतलब जो शॉपिंग की साइट्स हैं। ठीक है, हमने कुछ ऑनलाइन खरीदना है। ठीक है, तो उसके लिए सपोज हमने कुछ भी कोई भी चीज, आप मान लीजिए कि हमने कोई ड्रेस खरीदा ऑनलाइन, हमें पसंद आया, हमने उसके लिए ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद में उसने बोला कि आप अपनी पेमेंट करवा दीजिए। ठीक है, तो अब पेमेंट करवाने के लिए हमें अपने एटीएम कार्ड्स के नंबर, उसके सीवीवी नंबर और अपना पासवर्ड, अपना मोबाइल नंबर, सब कुछ उसके ऊपर डालना पड़ता है, तब जाकर हमारे अकाउंट से पेमेंट होती है। ये तो है लेयर बैंक की, कि बैंक ने हमें बोला है कि आप अपना एटीएम कार्ड देंगे, अपना कार्ड के पीछे का 3 डिजिट का नंबर देंगे, आप अपना पासवर्ड देंगे, आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, उसके ऊपर आपका ओटीपी आएगा। मतलब बहुत सारी लेयर्स लगाता है बैंक, तब आपको जो है वो सुरक्षा दी जाती है। वो बोलता है कि ये सिक्योर है। ठीक है, लेकिन क्या वो वेबसाइट के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, जो जिन लोगों की वो वेबसाइट है, क्या वो भी उतने ही सिक्योर हैं? क्या वो हमारे पासवर्ड को चोरी नहीं करेंगे? क्या वो हमारे पासवर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे? इस बात की जानकारी है हमें? हमें इस बात का कैसे पता लगेगा कि वो हमारा डाटा चुरा सकते हैं या नहीं चुरा सकते हैं? तो इन बातों से अनजान होकर कई बार हम क्या करते हैं, अपना जो डेटा होता है वो उन वेबसाइट्स के साथ साझा कर लेते हैं, उनको दे देते हैं, एंटर कर देते हैं। एंटर करते ही क्या होता है कि हमने तो अपनी चीज मंगवा ली, हो सकता है वो तो पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जो आपकी डिटेल्स जो हैं वो उनके पास जा चुकी है, और उन डिटेल्स की हेल्प से वो आपके जो बैंक अकाउंट के साथ है कुछ ना कुछ गलत जरूर कर सकते हैं, है ना। तो पहली चीज तो ये है कि हमें इस बात की एश्योरिटी होनी चाहिए कि जिसके साथ हम अपना डेटा साझा कर रहे हैं वो सचमुच भरोसे लायक है या नहीं है। ठीक है, तो बोला है ना इसने, असुरक्षित साइटों पर। जरूरी नहीं है कि सभी के सभी चोर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसीलिए इसने इस शब्द को यूज किया है कि जो अनसिक्योर्ड वेबसाइट्स हैं, जो असुरक्षित हैं। सुरक्षित वेबसाइट जितने भी, मान लो ये अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है या और जितने भी कमर्शियल जिन के नाम हमें ज्यादातर मालूम है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, अच्छा इनके पास क्या होता है कि हमें अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर्स होते हैं, ये जो अनसिक्योर्ड होती है, क्योंकि देने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब एक ड्रेस है 500 रुपए की है, ठीक है, हमें पता है कि हो सकता है कि ये 500 रुपए की होगी, लेकिन किसी एक वेबसाइट के ऊपर वो सिर्फ 100 रुपए में मिल रही है, तो ऑब्वियस है कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि ये 100 रुपए में दे रहा है। तो हम क्या करते हैं,
बिना सोचे समझे अपने पासवर्ड डिटेल्स वगैरह सब कुछ उसके ऊपर डाल देते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। और वो ऑर्डर किस बात का होता है? वो ऑर्डर होता है आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। समझ गए? फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है, एक व्यक्ति को हमारे कंप्यूटर पर अनाधिकृत पहुंच प्राप्त होती है। ये कार्यालय में हो सकता है। कई बार क्या होता है कि वो हमारा साथी ही होता है ना। अब ठीक है, हम सभी को तो नहीं बोल सकते कि वो गलत है, लेकिन हम सबके बीच में ही है ना गलत लोग। तो अगर हम ये मानते हैं कि हमारे चारों तरफ अच्छे लोग हैं, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हमारे चारों तरफ ही वो बुरे लोग भी हैं। ठीक है, तब उनमें से कौन हमारे साथ कब धोखा कर जाएगा, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। तब हम क्या करते हैं कि उनके भरोसे छोड़कर चले गए कंप्यूटर को, या लॉगिन ही छोड़कर चले गए, पानी पीने भी चले गए, और मान लो किसी ने बुला लिया तो हम खुला ही छोड़कर कंप्यूटर को चले गए और हमारे पास में वो बैठा था, कंप्यूटर ओपन है। जब तक आप आएंगे तब तक आपके कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस तरह से सिक्योरिटी को ब्रेक किया जा सकता है। ये दो मुख्य कारण हैं। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर थ्रेट्स क्या होते हैं? थ्रेट्स शब्द जो है वो क्या है कि वे तरीके हैं जिससे हमारी जानकारी के बिना व्यक्तिगत जानकारी को कंप्यूटर से लीक किया जा सकता है। ठीक है, इस बात से आप समझ गए क्या? थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब आप सबको पता है, चोरी। कि आपकी जानकारी, चोरी का अर्थ है जानकारी या हार्डवेयर की चोरी। ठीक है, जैसे फिजिकल, एक व्यक्ति आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप की चोरी कर सकता है। ठीक है, थेफ्ट का मतलब चोरी बताया ना। तो या तो आपका कंप्यूटर ही उठा कर ले जाएगा, कंप्यूटर नहीं उठाएगा तो आपका माउस निकाल कर ले जाएगा, आपका कीबोर्ड निकाल कर ले जाएगा। ठीक है, या उसके साथ कोई और चीज पड़ी है कंप्यूटर के पास। जो जो फिजिकल चोरी की बात कर रहे हैं। आइडेंटिटी का मतलब है कि एक हैकर है जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी को, जो आपने उस साइट के ऊपर डाली थी ना, वहां से वो आपकी जानकारी को चुरा लेगा, आइडेंटिटी को चुरा लेगा। और इस गलत पहचान का उपयोग करके हैकर आपके खाते की जानकारी के लिए पहुंच प्राप्त कर सकता है और अवैध गतिविधि कर सकता है। ये बात मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता दी थी। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा आता है वो है वायरस। वायरस क्या है? वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो डाटा और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, या कंप्यूटर पर स्टोर जानकारी की चोरी कर सकते हैं। होता क्या, वायरस सीधा नहीं आता। ठीक है, वायरस क्या होता है? वायरस मतलब जैसे वो किसी न किसी चीज के साथ आता है। ठीक है, जब हम मान लो कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, ऐसे वायरस नहीं आता कंप्यूटर के अंदर। वायरस आता है जब अभी एक फ्रेश कंप्यूटर है जिसके अंदर वायरस नहीं है। अगर ये ऐसा ही रहेगा तो कभी भी वायरस नहीं आएगा इसके अंदर। अब वायरस आने के तरीके क्या हैं? वायरस आने के तरीके हैं, सबसे पहला तरीका तो जो है वो है इंटरनेट। कि जैसे ही आप इंटरनेट चलाएंगे, इंटरनेट से अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, इंटरनेट की कुछ ऐसी वेबसाइट्स को चला रहे हैं जो वायरसेस डालती हैं कंप्यूटर्स के अंदर, आपने उस साइट पर क्लिक किया, आपने कुछ डाउनलोड किया, उस फाइल के साथ चिपक कर आते हैं। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता आपने डाउनलोड की है, कि कोई किसी एक फोटो को डाउनलोड किया और उस फोटो के साथ अटैच होकर वो वायरस आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्या तरीका है? दूसरा है कि मान लो जैसे हम पेन ड्राइव लगाते हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाया, उससे निकाला दूसरे कंप्यूटर में लगाया। अब जब पहले कंप्यूटर में लगाया था उसमें वायरस थे, वो वायरस उस पेन ड्राइव के अंदर आ गए, वो पेन ड्राइव निकल कर आपके कंप्यूटर में लगी तो उस पेन ड्राइव के थ्रू आपके कंप्यूटर में भी एंटर हो गए। दूसरा तरीका ये है। ठीक है, तो इन दो तरीकों से हमें बचना है। कोशिश हमें यही रखनी है कि इस तरह से, अब इंटरनेट, अब वही बात है ना कि इंटरनेट ना चलाएं तो क्या करें जी कंप्यूटर का? इंटरनेट चलाने की चीज है, इंटरनेट चलाइए। इंटरनेट को चलाने के लिए जो तरीका है उस तरीके को अपनाना है हमें। वायरस को अगर रोकना है तो एंटीवायरस लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? कि जैसे मान लो इंटरनेट के अंदर अगर वायरस आ रहा है तो एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस एक, आप इसको एक दरवाजा मान लीजिए कि ये एक दरवाजा है इंटरनेट और आपके कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए कि इस दरवाजे के ऊपर आपने एक पहरेदार खड़ा हुआ है, और वो पहरेदार क्या करता है कि जब भी कोई फाइल इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में दाखिल होती है तो वो उसकी जांच करता है, वो उसकी स्कैनिंग करता है। अगर तो वो ठीक है तब तो वो उसको जाने देता है, और अगर उसको शंका होती है कि इसके अंदर कुछ न कुछ दिक्कत हो सकती है कंप्यूटर को, तो उसको डाउनलोड नहीं करता है।
इसलिए बोला जाता है कि एंटीवायरस लेना चाहिए। ठीक है ना। तो अब दो तरह के वायरस बताएं इसमें, एक वॉर्म होता है, दूसरा ट्रोजन हॉर्स होता है। दो तरह के वायरस बहुत तरह के हैं, मेन जो कैटेगरी बताई है वो दो तरह की बताई है। वॉर्म तरह के वायरस क्या होते हैं, मतलब ये तब की बात है जब कंप्यूटर के अंदर दाखिल हो चुका है, या तो वॉर्म दाखिल हुआ है या ट्रोजन हॉर्स दाखिल हुआ है। ठीक है। अब अगर वॉर्म दाखिल हुआ है तो वो क्या करेगा कंप्यूटर के अंदर, और अगर ट्रोजन हॉर्स दाखिल हुआ है तो वो क्या करेगा कंप्यूटर के अंदर, उसके बारे में बताया है। वॉर्म का मतलब है कि जैसे मान लो अब कोई एक फाइल है जिसका नाम हम ये बोल देते हैं कि उस फाइल का नाम है एबीसी। ठीक है। तो एबीसी नाम का जो वॉर्म है वो आपके कंप्यूटर में आने के बाद में कंप्यूटर के अंदर जितने भी फोल्डर हैं, जितनी भी ड्राइव्स हैं, उन सभी ड्राइव्स के अंदर अपने आप को रिपीट करता रहता है, दोहराता रहता है। मतलब आप जो भी फोल्डर खोलेंगे उस फोल्डर के अंदर आपको abc.exe नाम का फोल्डर मिलेगा। ठीक है। अपने आप को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, ऐसे फैलता रहता है। ठीक है। हर एक ड्राइव के अंदर चला जाएगा। मेरी बात समझ गए आप। इसके बाद में दूसरा जो है वो है ट्रोजन हॉर्स। ये क्या करता है, ये जब दाखिल होता है ना, इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ट्रोजन हॉर्स को। ये जब अंदर आता है ना, तब तो बड़ा सीधा साधा सा होता है, कोई कोई एंटीवायरस तो इसको स्कैन भी नहीं कर पाता। ठीक है। बहुत बड़े लेवल के जो एंटीवायरस है उनकी तो मैं बात नहीं करता, लेकिन जो जो मतलब कम, जिसको हम बोल दें सीधे शब्दों में कि कम पावर का है ये। ठीक है। तो जिसकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी कम होती है, ठीक है, जो इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो उनको दाखिल होने देते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि एक वायरस है और वो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद में फिर ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर के डेटा को नष्ट करना शुरू कर देता है, डेटा को खराब करना शुरू कर देता है। तो दो तरह के बताए, एक वॉर्म है, दूसरा ट्रोजन हॉर्स है। तीसरा आता है ऑनलाइन प्रेडेटर, ऑनलाइन शिकारी। वे लोग होते हैं जो आपको अवैध गतिविधियों में बदनाम करते हैं, मतलब आपकी तरफ से पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है। आपके मोबाइल से, आपके मोबाइल की जो डिटेल्स होती है उनको चुरा लिया और उसके बाद में आपकी मतलब पोस्ट करेंगे वो और नाम होगा आपका। बात समझ गए। तो ये वो होते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं इंटरनेट स्कैम घोटाले जिनको बोलते हैं। तो कभी कभी आपके पास बहुत आकर्षक ऑफर आते हैं, जैसे आप लॉटरी जीत गए हैं, या आपका क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करके पैसे जमा कर सकते हैं, इस तरह की बातें, जिसके अंदर आप अपना वो पूछते हैं आपका फोन नंबर क्या है, फोन नंबर उसको हमने दे दिया, फिर वो बोलेंगे जी ये 10,000 रुपए की लॉटरी आप जीते हो, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा और इस ओटीपी को आप हमें फोन पर बता देना और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, फलाना, इस तरह से बोलते रहते हैं वो। ठीक है। तो बहुत से लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, उनके बैंक अकाउंट से पैसे चोरी कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह के स्कैम्स हैं। इसके बाद में आता है डाटा को प्रोटेक्ट कैसे करें, डाटा को हमें कैसे बचाएं। अब इतनी तरीके से आ तो गया, अब वायरस ने खराब कर दिया डेटा को, मान लो ट्रोजन हॉर्स आ गया या वॉर्म आ गया, ये सब आ तो सकते हैं, लेकिन हम क्या करें कि इनसे बचें। क्या कोई ऐसे तरीके हैं, क्या कोई ऐसे वेज हैं जिनकी हेल्प, जिनको अगर हम यूज करें तो इन तरह की मतलब इस तरह की चीजों से हम बच सकें, उसके लिए हम क्या करें। तो हमारे डेटा को चोरी और वायरस से बचाने के लिए ये महत्वपूर्ण उपाय हैं। ठीक है। देखो गलती फिर भी हो जाती है, लेकिन ये मुख्य मुख्य उपाय हैं। इन उपायों को तो हमको करना ही चाहिए। वो क्या है, अपने कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड का उपयोग करें, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है। आपके कंप्यूटर के ऊपर पासवर्ड, मतलब इस बात का आलस छोड़ दो कि ये मेरा कंप्यूटर है, इसको सिर्फ मैं ही यूज करता हूं इसलिए मुझे पासवर्ड की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अपने कंप्यूटर को पासवर्ड लगाना ही लगाना है। ऐसे पासवर्ड का उपयोग करें जिसका अनुमान लगाना मुश्किल हो। हम क्या करते हैं, मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने नाम का पासवर्ड रखते हैं। ठीक है। सबसे आसान तरीका है कि क्योंकि पासवर्ड जल्दी से याद नहीं आते, तो हम क्या करते हैं, हम अपने नाम का या अपने पिता के नाम का या माता के नाम का या भाई बहन चाचा भतीजा, मतलब जो लोग जो नाम हमें आसानी से याद हो सकते हैं, हम वैसे पासवर्ड रखते हैं। इन पासवर्ड्स को क्रैक करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। ठीक है। इन पासवर्ड को बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। फिर दूसरा
एंटीवायरस और फायरवॉल इंस्टॉल करें। एंटीवायरस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। एंटीवायरस और फायरवॉल कंप्यूटर में आने जाने वाले डेटा की निगरानी करते हैं और वायरस को प्रवेश करने से रोकते हैं। डेटा इनक्रिप्ट करें। यह आमतौर पर बैंकों और कंपनियों द्वारा किया जाता है। इनक्रिप्ट का मतलब, जब आप इनक्रिप्टेड का फॉर्मेट, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आप पासवर्ड डालते हैं कहीं पर भी, तो उसके अंदर जैसे आपने अपना नाम डाला अनिल, ठीक है, तो आप ए टाइप करेंगे लेकिन आपको ए दिखाई नहीं देता, उसकी जगह स्टार दिखाई देता है या हैश दिखाई देता है, ऐसा दिखता है ना। वो क्या है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म है, वो छुपा हुआ डेटा है, ठीक है। तो आप जब भी डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, तो आप कोशिश करें कि डाटा को इनक्रिप्ट करके भेजें। आजकल जितने भी प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं ना, वो सारे इनक्रिप्ट करके ही भेजते हैं डाटा को, ठीक है। मतलब आप फायरवॉल्स को यूज करें या एंटीवायरस को यूज करेंगे ना, तो उससे जो है इनक्रिप्शन ज्यादा बढ़िया तरीके से होगी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण ग्राहक जानकारी स्टोर करते हैं। वे विंडोज में इनक्रिप्टिंग सुविधा का उपयोग करके अपनी पूरी हार्ड डिस्क को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। आप अपने डेटा को भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं। मतलब आपकी फाइल अगर कोई ओपन भी हो गई है ना, तो और अगर आपने उसको इनक्रिप्टेड कर रखा है, तो जब वो उसको ओपन करेगा तो उसको सारी की सारी फाइल के अंदर स्टार 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 इस तरह से दिखाई देगा, या हैश 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 दिखाई देगा। उसके समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने उस डेटा को इनक्रिप्ट कर रखा है और उस इनक्रिप्शन के ऊपर आपने कोई पासवर्ड लगा रखा है। अब जब तक वो पासवर्ड नहीं लगेगा तब तक वो डेटा दिखाई नहीं देगा कि वो क्या है। समझ गए बात? इसलिए इनक्रिप्ट करना चाहिए डेटा को। सुरक्षित साइट का प्रयोग करें। जिन साइट के नाम के आगे ये लिखा हुआ है ना HTTPS, ये जिन नाम के आगे लिखा हुआ है, अगर साइट का एड्रेस HTTPS और लोग प्रतीक से शुरू होता है, तो यह आपके क्रेडिट कार्ड और बैंक विवरण के लिए सुरक्षित है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। जिसके आगे जिस भी वेबसाइट, मैंने ये आपको स्टार्टिंग में जब हम डिस्कस कर रहे थे तब मैंने ये बोला था कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये साइट सुरक्षित है या नहीं है ना। जब हम वो बात कर रहे थे कि ई शॉपिंग की साइट्स के साथ हम अपना डेटा साझा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं जिससे हमारा डेटा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जिस साइट पे हम अपना डेटा साझा कर रहे हैं वो साइट सुरक्षित है या नहीं है। उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है। अगर जो वेबसाइट एड्रेस आपने लिखा है www.abc.com, जो भी वेबसाइट है वो, उसके नाम के आगे अगर ये लिखा हुआ है ना HTTPS, इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो वो अनसिक्योर है, आप उसके साथ अपना डेटा साझा ना करें, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका है। बस जब भी वेबसाइट को ओपन करें, जब ओपन करेंगे ये ऑटोमेटिक लग जाता है, ठीक है। ये गूगल लगा के देता है, जितने भी सर्चिंग इंजन हैं वो सब लगा कर देते हैं कि ये साइट सिक्योर है और ये साइट सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है। बस हमें सिर्फ इसको देखना है कि अगर ये लगा हुआ है तब तो ठीक है, नहीं लगा हुआ है तो आप फटाफट उस साइट से बाहर आ जाइए। वो आपके कंप्यूटर के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है, वो आपके बैंक, अगर आपने उसको डिटेल दे दिया है तो बैंक डिटेल के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में एक्सरसाइज आती है। सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अपने कंप्यूटर को लॉक करें, सुरक्षित वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड या बैंक विवरण दें, ठीक है। ये सब एंटीवायरस का उपयोग करें। पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिना लाइसेंस के होते हैं, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर हम सीधे कंप्यूटर से मतलब इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, ठीक है। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर मार्केट से परचेज पर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं तो हम उनको यूज करते हैं। ज्यादातर यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर को ही किया जाता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने ही सॉफ्टवेयर खरीद कर करें ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे। अब हमें क्या पता कि जो सेटअप हमारे पास आ रहा है उस सेटअप के साथ कितने वायरस अटैच होकर आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसलिए छोटे बच्चे अनुचित संबंधों में आते हैं। ऑनलाइन शिकारी, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, एंटीवायरस, इन सब चीजों के बारे में बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं घर के अंदर, उनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता है। बस वो तो क्लिक करते रहते हैं, जो भी लिंक आया उसके ऊपर क्लिक कर दिया, जो भी लिंक आया उसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब वो ऐसे क्लिक के अंदर कई बार ऐसे बटन या ऐसे लिंक क्लिक हो जाते हैं जिनसे ये सब हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एक मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए।
मतलब अब बोलते हैं ना, मैंने जैसे बात की थी कि आसान सा पासवर्ड लगा लेते हैं ताकि हमें याद रह जाए, ऐसा नहीं करना। आप कोशिश कीजिए कि ऐसा पासवर्ड बनाए जिसे कोई ब्रेक ही ना कर सके, ठीक है, जिसमें केवल अक्षर, संख्या और विशेष वर्ण, किसी व्यक्ति का नाम, अक्षर, संख्या, विशेष वर्ण। मतलब क्या है कि कोई एक नाम ले लिया, फिर उसके साथ जैसे मैं कोई भी नाम लेता हूँ अमित, फिर उसके बाद स्पेशल सिंबल यूज कर लिया, कोई प्लस का साइन कर लिया या माइनस का साइन कर लिया या @ लगा लिया या हैश लगा लिया। फिर उसके बाद में अमित का पहला लेटर जो है वो कैपिटल कर दिया, दूसरा लेटर स्मॉल कर दिया, आखिरी लेटर फिर कैपिटल कर दिया। मतलब कोई भी स्ट्रेटजी हो सकती है, जल्दी जल्दी से उसको कोई आइडेंटिफाई ना कर सके, उसके लिए जितना ज्यादा हो सके आप अपने पासवर्ड को मुश्किल बनाने की कोशिश करें, मजबूत बनाने की कोशिश करें। विषय संबंधी प्रश्न, बताएं कि ट्रोजन हॉर्स वायरस कैसे काम करता है। अपने डेटा की सुरक्षा के लिए विभिन्न तरीकों की सूची बनाएं। ये 2 क्वेश्चन हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर ये दोनों बातें डिस्कस हो चुकी हैं। अब आपको काम क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और उसके बाद में इन 2 जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप इसको देख सको, आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। बात जब समझ में आ जाए उसके बाद में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो है आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। ये इस चैप्टर में इतना ही था और इसके बाद में फिर हम दोबारा आएंगे इस किसी दूसरे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने इस काम को पूरा करें। ओके, थैंक यू।